हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर 7 समास या कंपाउंड। शब्द रचना की तीसरी विधि है समास द्वारा शब्द निर्माण। अब इससे पहले हमने आपके चैप्टर 5 और 6 में पढ़ा था उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आपका समास के बारे में। समास रचना में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है। अब इससे पहले हम समझेंगे समास का मतलब क्या है। समास का अर्थ है संक्षेप। अब समास द्वारा नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। हमें समास क्यों चाहिए? नए शब्द बनाने के लिए। तो समास द्वारा दो पदों को जोड़कर या दो शब्दों को जोड़कर हमें नया शब्द निर्माण कर सकते हैं। समास में दो या अधिक पद या शब्द मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। संक्षिप्त रूप मतलब क्या है बच्चों? जिसका कुछ अर्थ हो, कुछ मतलब निकलना चाहिए उस समास का, उस शब्द का। तो समास क्या करता है? दो पदों का संक्षेपीकरण, जिससे पद का अर्थ नहीं बदलता हो, लेकिन जो शब्द बनता है उसका कुछ मतलब भी निकलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हस्त धन लिखित मतलब हस्तलिखित। चार धन पाई, चार पाई। दश धन आनन, दशानन मतलब 10 सिरों वाला दशानन। राजा धनपुत्र, राजपुत्र। अब देखिए ये सब जो शब्द है हस्तलिखित, चारपाई, दशानन, राजपुत्र, इनका मतलब कुछ है, मतलब निकल रहा है। और ये क्या कर रही है? ये हस्तलिखित में हस्त और लिखित शब्द का संक्षेपीकरण होने से पद का अर्थ नहीं बदल रहा है, लेकिन ये कुछ एक नया समास बना रहे हैं। समास प्रक्रिया में जिन दो शब्दों का मेल होता है उनके अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं तथा इन दोनों के योग से जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ इन दोनों से भिन्न होता है। अब हम पढ़ेंगे समास रचना में क्या होता है। समास रचना में भाग लेने वाला पहला शब्द या पद को पूर्व पद तथा दूसरे शब्द या पद को उत्तर पद कहा जाता है। पूर्व पद एवं उत्तर पद के योग से बनने वाला नए शब्द को समस्त पद कहा जाता है। अब इसको हम अच्छे से समझेंगे। आपका जो पद होता है उसमें दो पद होते हैं। एक होता है आपका पूर्व पद और दूसरा शब्द या पद को उत्तर पद कहा जाता है। जिन दोनों को मिलाकर जो नया शब्द आता है उसको हम बोलते हैं समस्त पद। अब किसी भी समास में दो पद होते हैं। एक होता है आपका प्रधान खंड या पूर्व पद और दूसरा होता है आपका द्वितीय या गौण खंड। अब प्रधान खंड जो है वो आपका प्राथमिक या प्राइमरी इंपॉर्टेंट वाला मुख्य अर्थ, इसी पर हम अपना जो होता है फोकस देते हैं, किस पर? प्रधान खंड पर। और जो गौण खंड होता है वो सिर्फ सेकेंडरी है। तो आपका जो समस्त पद होता है ये आपका पूर्व या पहले का पद को जब हम उत्तर पद या बाद के पद को मिलाएंगे तो हमको एक समस्त पद मिलता है। समास विग्रह समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कही जाती है। जैसे राह खर्च मतलब राह के लिए खर्च, राह खर्च। पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट। माता पिता माता और पिता आदि। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। अर्थ के आधार पर समास के 6 भेद हैं। क्या क्या है? एक है आपका तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विग, बहुव्रीहि, द्वितीय और अव्ययीभाव समास। अब तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद में
पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कोई कार्यक्रिया संबंध होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। अब हम समझेंगे इसको अच्छे से। जिस समस्त पद क्या है? पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर हमें समस्त पद मिलता है। तो जिस समस्त पद में पूर्व पद गौण, गौण मतलब क्या? गौण मतलब सेकेंडरी, जिस पर हम बल नहीं डालते हैं मतलब के लिए। पूर्व पद मतलब प्रधान पद। तो पूर्व पद आपका गौण तथा उत्तर पद जो आपका सेकंड है वो प्रधान होता है यहाँ पे। तथा दोनों पदों के बीच कोई कार्यकीय संबंध होता है। तो जिस समस्त पद में पूर्व पद गौण मतलब गवर्नमेंट या सेकेंडरी और उत्तर पद जो दूसरा पद है आपका प्रधान होता है, इन दोनों के मिलन से या दोनों पदों के बीच कोई कार्यकीय संबंध होता है। अब व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कारकीय संबंध हम पढ़ेंगे। कारक और उनके चिन्ह क्या होते हैं। अब यहाँ पे नीचे देखिए बच्चों, हिंदी कारकों का सामान्य परिचय है। कारक कुछ प्रकार के हैं, उनके चिन्ह और अर्थ आपको अगले क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा। अभी यह समझने के लिए, तत्पुरुष समास समझने के लिए आप पहले जानिए कारक कितने प्रकार के हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, उपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब कर्ता कारक का चिन्ह है ने, काम करने वाला, उसका अर्थ है काम करने वाला। कर्म कारक का चिन्ह है को, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। करण कारक से या द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान कारक को, के लिए। तो ये सब आपके चिन्ह है और ये सब आपके कारक है। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि तत्पुरुष समास में ये कारकीय चिन्ह अगर होते हैं तो हम पहचान सकते हैं कि वह समास आपका तत्पुरुष समास कहलाता है। अब फिर से हम डेफिनेशन को देखेंगे अच्छे से। जिस समस्त पद में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान या जिसके ऊपर बल पड़ता है मीनिंग निकालने के लिए समस्त पद का, तथा दोनों पदों के बीच मतलब आपका पूर्व पद और उत्तर पद के बीच कोई कार्यक्रय संबंध, जो अभी हमने देखा कार्यक्रय चिन्ह, तो वो तत्पुरुष समास होता है। विग्रह करते समय कार्यक्रिय चिन्हों, जैसे हमने पढ़ा के, को, का, से, जिनका समास करते समय लोप कर दिया गया था, लोप मतलब छिपा दिया जाता है, तो पुनः जोड़ दिया जाता है। जैसे युद्ध क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र। अब इसमें इसमें देखिए युद्ध का क्षेत्र में आपका कारक क्या है? का। तो यह जिन पदों में ये का आएगा तो वो समास जाके बनेगा आपका तत्पुरुष समास। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अभी यहाँ पे देखिए कि के आपका कारक है, तो यह जो समस्त पद बनता है, गुरु जो कि आपका पूर्व पद या प्रधान पद है, और दक्षिणा जो कि आपका उत्तर पद या सेकंड है पद, वो दोनों के मिलने से आपको समस्त पद आता है गुरु दक्षिणा। और उसको अगर हम विग्रह करेंगे वो बनता है गुरु के लिए दक्षिणा। तो इस सेंटेंस में के जो कारक है वो हमें बताता है कि गुरु दक्षिणा जो आपका समस्त पद है वो आपका बन जाता है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। तो यहाँ पर देखिए कारक है को, तो यह बन जाता है जेब कतरा आपका बन जाता है तत्पुरुष समास। देख देखिए कुछ अन्य उदाहरण। अब कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे। समस्त पद समास विग्रह। पहला आपका समस्त पद है यश प्राप्त। यह समस्त पद बना है आपका यश और प्राप्त को जोड़ के, यश को प्राप्त। अब यहाँ पे देखिए को लगा है कारक, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? ये आपका हो गया समस्त पद जो कि आपका तत्पुरुष समास है। कैसे पहचानेंगे कौन सा समस्त पद कौन सा समास है? तो
जब हम इसका विग्रह करेंगे, यश प्राप्त का विग्रह करेंगे, तो ये बनता है यश को प्राप्त, जिसमें इस पद में को है जो कि एक कारक है। तो ये को जो है ये आपका कर्म कारक है जिस पर काम का प्रभाव पड़े, तो यह बन गया आपका तत्पुरुष समास। गुण युक्त, गुण युक्त होता है गुण और युक्त से, सो गुणों से युक्त बनता है आपका गुण युक्त। तो यहाँ पे लगा है आपका से, जो कि आपका करण कारक है। अब माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, के लिए भी आपका एक कारक है। विद्याहीन, विद्या से हीन, तो यहाँ पे से हुआ आपका कारक, तो विद्या और हीन ये समस्त पद आपका हुआ तत्पुरुष समास। राष्ट्रपिता, राष्ट्र और पिता, राष्ट्र का पिता का यहाँ पे आपका कारक है, तो राष्ट्रपिता आपका बन गया तत्पुरुष समास। आत्मा और विश्वास बनते हैं आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, पर भी जो है आपका कारक है, इसीलिए आत्मविश्वास भी आपका समस्त पद जो है तत्पुरुष समास है। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, तो के कारक, तो यह तत्पुरुष समास। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, अभी यहाँ पे से आ गया, पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे ये जो पद में समास विग्रह, समास विग्रह में आपका कोई कारक आ रहा है क्या। अगर इन सब में हम जैसे देख रहे हैं कारक को, से, के लिए, से, का, पर, के लिए, से, को, से, की, अपने पर, तो यहाँ से हम जान सकते हैं कि ये सब जो समस्त पद बनते हैं ये सब आपके तत्पुरुष समास होंगे। तो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई तत्पुरुष समास। आप देखेंगे कि समस्त पद में अगर कारक लगा है तो आप उसको तत्पुरुष समास के रूप में समझ सकते हैं। प्लीज गो थ्रू दिस चार्ट, ये जो हिंदी कारकों का सामान्य परिचय है, इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा कारक का चिन्ह क्या है और उसका अर्थ क्या है, वो करता क्या है एक पद में जुड़ के, तभी आपको तत्पुरुष समास समझ में आएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कर्मधारय, कर्मधारय समास। अभी एक, तो इसमें क्या होता है बच्चों, एक पद जो है आपका विशेषण होता है और दूसरा जो है विशेष्य होता है। तो हम पहले पढ़ेंगे इस पैराग्राफ को। कर्मधारय समास में या तो पूर्व पद या पहला पद या प्रधान पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है, अथवा दोनों पदों के बीच उपमेय उपमान का संबंध होता है, तथा इस समास का विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच कारकीय चिन्ह या परसक नहीं आते। प्लीज रिमेम्बर कि इनको जब समस्त पद कर्मधारय समस्त पद को जब हम कारकीय जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो इनमें कारकीय चिन्ह या परसक नहीं आते। जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे आपको समझ में आएगा। तो अच्छे से इसको समझते हैं, कर्मधारय समास क्या है। एक पद में बच्चों विशेषण होता है और दूसरे पद में, अब देखिए समास दो पदों से बनता है, एक आपका होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। पूर्व पद प्लस उत्तर पद आपका जाके बनता है समस्त पद। तो इस कर्मधारय समास में जो एक पद में विशेषण होना चाहिए और दूसरे पद में विशेष्य होना चाहिए। अब विशेषण क्या है, जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण बोलते हैं। अब पूर्व पद में रहेगा आपका विशेषण, उत्तर पद में रहेगा आपका विशेष। तो जो जिसके विशेष क्या है, कौन सा शब्द विशेष बताता है उसी शब्द को हम ध्यान में रखेंगे। तो विशेष जिसकी विशेषता बताता है, जिसकी विशेषता बताता है उसे हम विशेष बोलते हैं। तो अब इसमें प्रधान कौन रहेगा, मतलब जिस जिस कौन से पद के ऊपर हम ज्यादा एम्फेसिस डालेंगे वो आपका उत्तर पद या जिसमें विशेष्य है। विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बताता है वो आपका उत्तर पद या प्रधान होगा यहाँ पे कर्मधारय समास में। अब उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, विशेषण और विषय बनता है समस्त पद और उसका समास विग्रह हम जानेंगे कैसे। जब आपका विशेषण नील है और वो जाके विशेष्य कमल से जुड़ता है तो आपका समस्त पद आता है नील
कमल। ठीक है। अब विशेष्य, ये क्या बोल रहा है, आपका समास विग्रह क्या बोल रहा है, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। अब नीला एक एडजेक्टिव है, विशेषण क्या होता है आपका, एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो विशेष्य के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पर विशेष्य कौन है, कमल। तो नीला है जो कमल, नील कमल। पीला है जो अंबर, पीतांबर, जो कि आपका पीत और अंबर को जुड़कर बनता है, जो पीत है आपका विशेषण है और अंबर जो है विषय है। तो कर्मधारय समास में आप याद रखेंगे कि एक पद में पूर्व पद में विशेषण होगा, दूसरे उत्तर पद में विशेष्य होगा, और वो समस्त पद जब बनेगा तो उसमें कोई भी कार्य चिन्ह नहीं रहेगा, कारक चिन्ह नहीं रहेगा। नेक्स्ट है नीलकंठ, मतलब नीला है जो कंठ, या कंठ को, विषय को बताया है कि वो नीला है जो कंठ, ये आपका नील हो गया, आपका विशेषण है। नेक्स्ट है भला मानस, भला है जो मानस। अब मानस है आपका विषय, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मानस। वो कैसा है, भला है। तो भला है जो मानस, भला मानस। नीला है जो कंठ, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कंठ के बारे में बात कर रहे हैं, कैसा है वो कंठ, नीला। अब पीतांबर, पीला है जो अंबर, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अंबर के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बता रहा है आपका पूर्व पद, उत्तर पद के बारे में, कि वो पीत है, पीला है। नील कमल, नीला है जो कमल, हम इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं, कमल के बारे में। कैसा है कमल, नीला, नीला है जो कमल। तो इस वे में आप कर्मधारय समास को याद रखेंगे कि एक पद में विशेषण होगा जो कि आपका एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा, एंड दूसरे पद में आपका विशेष्य होगा जो कि आपका एक कोई भी संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है। संज्ञा जैसे किसी भी नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, नाउन जो कहलाता है, या सर्वनाम जो आपका प्रोनाउन है इंग्लिश में, यू, हिम, पर, इसको बताएगा विशेष्य। अब ये तो हो गया कर्मधारय समास में, या तो पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेषण होता है, विशेष्य होता है, तो जाके कर्मधारय समास बनता है। अथवा, या सेकेंड थिंग इज, दोनों पदों के बीच उपमेय उपमान का संबंध होगा, तथा इस समास का विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच कार्य के चिन्ह या परसद नहीं आते। जैसे अब हमने विशेषण विशेष्य का देख लिया, अब उपमेय उपमान का देखेंगे। बट बच्चों पहले उपमेय उपमान क्या है। अब आपका हिंदी व्याकरण में एक चीज है उपमा अलंकार, ठीक है, जो आप बड़े कक्षाओं में पढ़ेंगे विस्तार से। अब उपमा अलंकार क्या है, जब एक वाक्य में एक वस्तु को दूसरी वस्तु से समानता या तुलना करेंगे तो वहां पर उपमा अलंकार लगता है। क्या होता है उपमा अलंकार, जब एक वाक्य में एक वस्तु को दूसरी वस्तु से समानता या तुलना की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार लगता है। दो वस्तुओं के रूप, गुण आदि के आधार पर क्षमता या तुलना की जाएगी। अब ये जो उपमा अलंकार है, उसके प्रयोग होने पर चार तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, जिनमें से एक है उपमेय, जिसके लिए हम उपमा दी जाती है, वो उसको हम बोलते हैं उपमेय। और उपमान, जिससे तुलना या समता किया जाता है। तीसरा आपका उपमा में जो अंग है वो है साधारण धर्म और वाचक शब्द, जो कि अभी हम नहीं समझेंगे, हमें बस अभी उपमेय और उपमान संबंध समझना है। अब तो हमने क्या समझा, जब एक वाक्य में एक वस्तु को दूसरे वस्तु, एक ही वाक्य में वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, एक वाक्य में एक वस्तु को दूसरे वस्तु के समानता या तुलना की जा रही है, वहां पर उपमा अलंकार लगते हैं। जब भी हम उपमा अलंकार लगाते हैं तो उसमें चार अंग होते हैं, जिसमें से दो अंग है उपमेय और उपमान। उपमेय क्या है, जिसके लिए हम वो कंपैरिजन कर रहे हैं। उपमान क्या है, जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है। अब व्हेन वी डू सम एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब जिस भी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से समानता बताई जाती है या तुलना की जाती है, उसे हम उपमेय कहते हैं। अब सी दिस एग्जाम्पल, समस्त पद जो है चरण कमल,
कमल के समान चरण। अब यहाँ पर हम किसकी तुलना कर रहे हैं? चरण की। किसके साथ कर रहे हैं? कमल। तो हमारा यहाँ पे उपमेय हुआ चरण, उपमान हुआ कमल, तो वो जाके बनता है आपका चरण कमल। नेक्स्ट आपका है भुज दंड। दंड के समान भुज। अब यहाँ पर हम किसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? भुज को दंड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो ये भुज आपका उपमेय हो गया और दंड आपका उपमान हो गया। नेक्स्ट है राम रत्न। राम रूपी रत्न, मतलब हम राम रूपी रत्न। अब राम के तरह जो है वो जो रत्न, उसे हम राम रत्न बोलते हैं। नेक्स्ट है मुख चंद्र। चंद्र के समान मुख। तो मुख आपका उपमेय हो गया और चंद्र जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं वो आपका उपमान हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द्विगु समास के बारे में। अब इसमें ये बहुत ही इजी है द्विगु समास। द्विगु समास समास की सबसे बड़ी पहचान है कि इसका पूर्व पद, हमें पता है कि समस्त पद एक पूर्व पद और उत्तर पद से बनता है। तो इसमें द्विगु समास में जो पूर्व पद है वो संख्यावाची विशेषण होता है। संख्यावाची मतलब कुछ नंबर, और ये जो संख्यात्मक है, संख्यावाची जो विशेषण है, यह कभी भी आपका प्रधान पद नहीं हो सकता है। तो जो उत्तर पद बनता है, किसी समूह का बोध कराता है, वह आपका प्रधान पद बनेगा। यहाँ पे आपको पता है कोई भी समास में एक गौण पद होता है और एक प्रधान पद होता है। प्रधान पद पे हम ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं जो पद आपका मीनिंग बताएगा, और गौण पद वो है जो थोड़ा सा गवर्नमेंट या सेकेंडरी फॉर्म में रहता है, इतना उसके ऊपर महत्व नहीं देते हैं। तो द्विगु समास में द्विगु मतलब, अब देखिए यहाँ पे इसका पूर्व पद है संख्यावाची, मतलब कुछ नंबर होगा, और दूसरा जो उत्तर पद किसी समूह का बोध कराएगा आपको। जैसे चतुर्भुज। अब चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं का समूह। अब यहाँ पे नंबर आया चार। पंजाब पांच आंखों का समूह। पांच एक नंबर है, संख्या है। चवन्नी चार आनों का समाहार। चार यहाँ पे आया आपका नंबर या संख्या। अब आप देखेंगे विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार। अब हम जैसे ही हम सब पढ़ रहे हैं कि पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, समस्त पद क्या है, और उसके बाद हम उसका विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं। तो जब हम समास विग्रह करेंगे तो देखिए जैसे चतुर्भुज का विग्रह करके हम चार भुजाओं का समूह आया यहाँ पे, और चवन्नी का जो समस्त पद है इसका जब हमने समास विग्रह किया तो बना चार आनों का समाहार। तो ये वर्ड समूह और समाहार जहां पर प्रयोग, ये क्या बता रहा है आपको? यदि विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग नहीं किया गया हो तो पूर्व पद संख्यावाची होते हुए भी कर्मधारय समास कहलाएगा। जैसे, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइए इसमें। ये क्या बता रहा है कि जो आपका, जैसे देखिए यहाँ पे समस्त पद दो कहर, ये आपका कर्मधारय समास भी हो सकता है पहले विग्रह से, और विग्रह दो से यह द्विगु समास भी हो सकता है। द्विगु समास में क्या होता है कि हम उसको संख्यावाचक वाचक विशेषण के तौर पे देखते हैं, और उसमें ये शब्द आएंगे समाहार और या फिर आपका आएगा समास। तो दो पहर जो हम कर्मधारय समास के लिए में पढ़ेंगे तो ये आएगा दो पहर। तो पहर है जो, कर्मधारय में हमने क्या पढ़ा था? कर्मधारय में एक पद विशेषण होगा और दूसरा पद आपका विशेष्य होगा। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे कर्मधारय के तौर पे तो ये दो पहर होगा, और जब हम इसको द्विगु समास के तौर पे करेंगे तो ये बनेगा दो पहरों का समाहार। ठीक है, तो दो पहरों का समाहार। वैसे ही नवरात्र, नौ रातें, ये कर्मधारय समास हो गया, और विग्रह दो जो कि द्वितीय समास है, नव या नौ रातों का समाहार। जब हम समाहार लिखेंगे तो यह बन जाता है आपका द्वितीय समास। जब हम जस्ट
नवरात्र 9 रातें लिखेंगे, जहां पर एक विशेषण और एक विशेष्य है, वो बन जाता है आपका कर्मधारय। तो कुछ समस्त पद ऐसे आएंगे जो कि कर्मधारय समास भी बनेंगे और द्विगु समास भी बनेंगे जब हम उसका समास विग्रह करेंगे। अब देखिए द्विगु समास के कुछ अन्य उदाहरण, जैसे समस्त पद चौराहा, चार राहों का समाहर। अब जहां पर आपका समाहर या समूह शब्द आते हैं, वो आपके बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? द्विगु समास। ऐसे ही दशानन, दश आननों या मुखों का समाहर। शताब्दी, 100 हफ्तों या वर्षों का समाहर। समाहर मतलब कलेक्शन ऑफ 100 years इज योर शताब्दी। पंचवटी, पांच वट वृक्षों का समूह। जहाँ पे समूह या समाहार वर्ड्स आएंगे विग्रह में, वो क्या हो जाते हैं? द्विगु समास हो जाते हैं। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। नवग्रह, नव ग्रहों का समाहर। तो आपको यह भी समझ में आ गया। नेक्स्ट चौथा हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास के दोनों ही पद गौण होते हैं। गौण होते हैं मतलब वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, उसको हम इतना मतलब उसके ऊपर हम उसका उसका इतना बल नहीं होता है एक समास को बनाने के लिए। तो बहुव्रीहि समास के दोनों पद, हमें पता है समास दो पद के जुड़ने से बनता है, तो दोनों ही पद गौण होते हैं बहुब्रीहि समास में, तथा दोनों पद परस्पर मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में कुछ कहते हैं, और यह तीसरा पद ही प्रधान पद होता है। हमेशा हर समास में एक आपका प्रधान पद होगा और एक आपका गौण पद होगा, सिवाय एक समास के जो हम अभी पढ़ेंगे इसके बाद। अब तो बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं तथा दोनों पद परस्पर मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में कुछ कहते हैं, और यह तीसरा पद ही प्रधान पद होता है। उदाहरण के लिए पीताम्बर शब्द पीत तथा अंबर इन दो पदों से मिलकर बना है। यदि इस शब्द का विग्रह पीले रंग का अंबर या वस्त्र किया जाएगा, तो विशेषण पीत तथा विशेष्य अंबर होने के कारण यह कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। अब जैसे हमने पहले पढ़ा था कि द्वितीय समास भी आपका आता है कौन से ऐसे आपका आता है यहाँ से कर्मधारय समास से। अब कर्मधारय समास में आपका क्या होता है? एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। वैसे ही बहुव्रीहि समास में ये जो पीताम्बर शब्द है, पीत और अंबर बनेगा, तो यह कहलाएगा आपका पीताम्बर, तो ये जाके बहुव्रीहि होगा। बट अगर इसका विग्रह हम करेंगे पीले रंग का अंबर या वस्त्र, तो यह बन जाएगा आपका कर्मधारय समास। किंतु यदि इसका विग्रह किया जाए पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, तो यही उदाहरण आपका बहुव्रीहि समास का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस विग्रह से पीत तथा अंबर दोनों पद मिलकर तीसरे पद श्री कृष्ण की विशेषता बता रहे हैं। देखिए बहुव्रीहि समास के कुछ अन्य उदाहरण, जब आप उदाहरण करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो समस्त पद मुरलीधर है, उसका समास विग्रह करने से मुरली को धारण किया है जिसने। अब मुरली और धर जाके बनता है मुरलीधर, लेकिन इसमें जो ये मुरली और धर दोनों ही गौण है, और जो तीसरा बनता है समस्त पद, उसका जो मतलब निकलता है वो है कृष्ण। तो यह बन गया आपका जो है बहुव्रीहि समास। दोनों पद आपके कौन रहेंगे? तीसरा पद जो कृष्ण बना वो है आपका प्रधान पद। अपना अर्थ छोड़ के कोई तीसरे अर्थ धारण कर लेते हैं यहाँ पर। अब नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। अब नीला है कंठ जिसका, हम उनको शिव जी बोलते हैं, तो यह बन गया आपका प्रधान पद। चक्रधर, चक्र धारण किया है जिसने। अब चक्र और धर मिलके चक्रधर तो बनते हैं, लेकिन समास विग्रह में विष्णु भी बनते हैं, उनको विष्णु कहा जाता है। जैसे गजानन को हम गणेश बोलते हैं, तो गज के समान आनंद है जिसका, उसको हम गणेश बोलते हैं या गजानन। जो एक और मीनिंग निकलता है, तीसरा मीनिंग किसी दो शब्द के जुड़ने से, तो वो होता है आपका बहुव्रीहि समास।
ऐसे ही घनश्याम, घन के समान श्याम, सांवला है जो, उसको हम उपमा कृष्ण बोलते हैं। तो ये भी आपका बना बहुव्रीहि समास। त्रिलोचन, त्रिलोचन का दूसरा नाम है शिव। तो तीन है लोचन या नेत्र जिसके, त्रिलोचन या शिव जी। मेघानद, मेघ के समान करता है नाद जो, रावण पुत्र इंद्रजीत। तो जिन शब्दों का या समस्त पद का एक प्रधान तीसरा शब्द बनता है, उसे हम बोलते हैं बहुव्रीहि समास। अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अब यहाँ पे देखिए द्वंद्व मतलब द और द दोनों, तो दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात कोई पद गौण नहीं होता। मतलब दोनों ही जो आपके पद है वो इम्पोर्टेंट है, दोनों ही पद प्रधान है या मुख्य है। यहाँ पर योजक चिन्ह लगते हैं। योजक चिन्ह मतलब आपका जो और, अथवा या एवं, इनको हम योजक चिन्ह बोलते हैं या जुड़ने वाले अवयव को बोलते हैं। तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात कोई पद गौण नहीं होता। समस्त पद बनाते समय दोनों पदों को जोड़ने वाला अवयव और तथा या आदि को हटा दिया जाता है। माता पिता, दाल चावल, चाय कॉफी, अच्छा बुरा, इन सबको हम बोलते हैं समास विग्रह करने पर, इनको हम बोलते हैं समस्त पद जो है इनको हम बोलते हैं द्वंद्व समास। नेक्स्ट आएगा आपका अव्ययभाव समास। जिस समास का पहला पद कोई अव्यय या अभिकारी शब्द होता है, उस समास को अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति पद यथा और शक्ति के योग से बना है। इसका पूर्व पद यथा तथा एक जो कि एक अव्यय है और इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। अव्यय समास के कुछ आपका जो एग्जाम्पल से उदाहरण है, हर पल, हर पल पल, आजन्म आ, ये जो है आपका अव्यय शब्द है। अब अव्यय शब्द को हम अभिकारी शब्द भी बोलते हैं। जिन शब्दों में कभी किसी प्रकार का विकार अथवा परिवर्तन नहीं होता, वे अभिकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। वे संख्या में चार है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। अब we have come to the end of this chapter समास। इसमें हमने सीखा शब्द रचना की वह विधि जिसमें दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है। समास प्रक्रिया में जिन दो शब्दों का मेल होता है, उनके अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं तथा इन दोनों के योग में जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ इन दोनों से भिन्न होता है। तो इस चैप्टर से हमने पढ़ा कि समास क्या होता है और उसके भेद क्या क्या है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक माय चैनल एंड वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इट एंड कीप द नोटिफिकेशन बटन ऑन, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टूडेंट्स। थैंक यू।